नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी इनसाइड स्टोरी, एक ऐसे ज्वलंत और बेहद संवेदनशील मुद्दे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर ढाका के राजनीतिक महकमों तक भारी खलबली मचा दी है। एक वक्त था जब भारत अपने पड़ोसियों के साथ सिर्फ बड़े भाई वाली नरमी, कूटनीतिक शिष्टाचार और सब चलता है वाले रवैया के साथ पेश आता था। हम दशकों तक बर्दाश्त करते थे, हम सहते थे, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और दिल्ली में बैठी सरकारें सिर्फ शांति के कबूतर उड़ाया करती थी। हमारी उस खामोशी को, हमारी उस सहनशीलता को हमारी कमजोरी मान लिया गया था। लेकिन आज वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। आज दिल्ली के तख्त पर वो सरकार बैठी है जिसकी डिक्शनरी में नरमी, तुष्टीरण और वोट बैंक से कहीं ज्यादा राष्ट्र नीति, राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय सुरक्षा मायने रखती है। आज हम विस्तार से बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए उस ऐतिहासिक भूचाल की और उस कड़े अचूक और निर्मम प्रहार की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने मिलकर तय किया है। कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए क्योंकि आज की यह एक्सक्लूसिव और विस्तृत रिपोर्ट आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर पर्दे के पीछे बिसात कैसे बिछाई जा रही है और कैसे भारत ने अपने पड़ोसियों को बेहद सख्त लहजे में उनकी हदें और उनकी जवाबदेही याद दिला दी है। आप सब इतिहास से भली भांति परिचित हैं। साल 1971 का वो दौर याद कीजिए जब भारत ने ही अपनी जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों, अत्याचारों और अमानवीय बर्बरता से आजाद करवाया था। हमने अपना खून बहाया, हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, अपना खजाना खाली किया और अपनी सेना भेजकर उन्हें एक आजाद मुल्क की सांस लेने का मौका दिया। लेकिन क्या उस ऐतिहासिक एहसान, उस खून के रिश्ते का सिला हमें घुसपैठ, बॉर्डर पर बेखौफ, स्मगलिंग, जाली नोटों के काले कारोबार, हथियारों की तस्करी और सबसे खतरनाक हमारे सीमावर्ती राज्यों के डेमोग्राफिक बदलाव के रूप में मिलना चाहिए? आप खुद अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए, क्या भारत ने यह सब इसलिए किया था? बिल्कुल नहीं। और ठीक यही बात, यही कड़वा सच अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आज कूटनीति के बंद कमरों में और संसद के खुले मंच से दो टूक शब्दों में समझा दिया है। पिछले कई दशकों से जिस तरह के हालात जानबूझकर बनाए जा रहे थे, जिस तरह से हमारी संप्रभु सीमाओं को एक ओपन मार्केट और राजनीतिक फायदे का जरिया बना दिया गया था, उसे देखते हुए अब गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह, एक ऐसा फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसने देश के भीतर बैठे गद्दारों और सरहद पार बैठे दुश्मनों दोनों की रातों की नींद हराम कर दी है। सबसे बड़ा और सबसे कड़ा फैसला जो इस रणनीति के तहत लिया गया है वह है हमारी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया आमूलचूल बदलाव। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें उनके कड़े, स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट वाले फैसलों के लिए जाना जाता है, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ को पूरी तरह से फ्री हैंड यानी खुली छूट दे दी है। आप जरा पीछे मुड़कर वो पुराना वक्त याद कीजिए जब होता यह था कि घुसपैठिए तारों के नीचे से घने जंगलों की आड़ लेकर या नदियों के उन खतरनाक रास्तों से रातों रात भारत में दाखिल हो जाते थे जहां बाढ़ लगाना नामुमकिन था। बीएसएफ के जवानों पर बेखौफ मवेशी तस्कर बम फेंक के आज सरहद पर वह खौफनाक सन्नाटा पसरा है जो किसी भी घुसपैठिए के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है ताकि वह सीमा से भीतर तक घुसपैठियों, तस्करों और देशद्रोही तत्वों का पीछा कर सकें और उन्हें उनके ठिकानों से धर दबोचे। अब सरहदों पर सिर्फ तारबंदी नहीं है बल्कि स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। जहां नदियां हैं, दलदल है, वहां थर्मल इमेजिंग कैमरे, अंडर वाटर सेंसर्स, लेजर वॉल और 24 घंटे निगरानी करने वाले हाईटेक ड्रोन्स तैनात कर दिए गए हैं। यानी अगर कोई परिंदा भी सरहद पार करने की कोशिश करेगा तो वह रडार से बच नहीं पाएगा। अब आते हैं उस दूसरे सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक पर जिसने पूरी सियासत की चूलें हिलाकर रख दी हैं और विपक्ष को पसीने ला दिए हैं। वो है सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का लागू होना
और देश भर में एनआरसी का मंडराता हुआ खौफ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर सीना ठोककर विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी अवैध घुसपैठिए को भारत के संसाधनों, यहां के रोजगार और यहां की जमीन पर डाका नहीं डालने देंगे। यह बात अब इस नई सरकार के लिए पत्थर की लकीर बन चुकी है। भारत कोई सराय या धर्मशाला नहीं है कि जिसका जब मन किया जहां से मर्जी आई वो बॉर्डर पार करके आए और यहां अपना बोरिया बिस्तर डालकर बैठ जाए। सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। बांग्लादेश या किसी भी पड़ोसी देश से जो भी अल्पसंख्यक चाहे, वह हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो या ईसाई हो, अगर वह मजहबी प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जान बचाकर भारत की शरण में आए हैं तो यह महान देश उन्हें गले लगाएगा, उन्हें पूरे सम्मान और अधिकार के साथ नागरिकता देगा, क्योंकि यह हमारी सभ्यता का मूल संस्कार है। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आर्थिक फायदों के लिए किसी छिपे हुए अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के तहत या भारत के जनसंख्यकीय ढांचे यानी डेमोग्राफी को बदलने की एक सोची समझी नियत से अवैध रूप से भारत में घुसे हैं, उन्हें चुन चकर एक एक कर वापस भेजा जाएगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक भाषण या चुनावी जुमला नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके लिए जमीन पर जो संस्थागत मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, उसने ढाका में बैठे सत्ताधीशों को भी एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट संदेश भेज दिया है। आप जरा उन आम हिंदुस्तानियों के दर्द को समझिए जो असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय जैसे सीमावर्ती राज्यों में रहते हैं। सालों तक उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने ही गांवों, अपने ही कस्बों और शहरों की पूरी तस्वीर और तकदीर बदलते देखी है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक खास समुदाय के अवैध लोग रातों रात ट्रकों में भरकर आते हैं, रातों रात झुग्गियां बजती हैं और फिर एक सुनियोजित तरीके से वह स्थानीय संसाधनों, जमीनों और रोजगार पर कब्जा जमा लेते हैं। इससे न सिर्फ वहां के मूल निवासियों का हक छीनता है, बल्कि वहां की कानून व्यवस्था, वहां की स्थानीय संस्कृति और वहां का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। मोदी और शाह की जोड़ी ने आम हिंदुस्तानी के दिल के इस गहरे दर्द को, इस खौफ को सिर्फ समझा ही नहीं है, बल्कि उसका परमानेंट इलाज शुरू कर दिया है। उन्होंने तुष्टीकरण की उस गंदी, घिनौनी राजनीति पर सबसे तगड़ा प्रहार किया है। जहां कुछ राजनीतिक दल चंद वोटों के लालच में सत्ता की मलाई चाटने के लिए इन घुसपैठियों को अपना दामाद बनाकर रखते थे, उनके फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड रातों रात बन जाते थे, जबकि एक आम भारतीय नागरिक को इन कागजातों के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। आज उन राजनीतिक दलों में भी जबरदस्त खौफ का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से ये घुसपैठिए बाहर गए तो उनका वह अवैध वोट बैंक ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएगा, जिसके दम पर वह दशकों से सत्ता का सुख भोग रहे थे। खुफिया एजेंसियों, चाहे वह आईबी हो, रॉ हो या एनआईए, सबको पूरी तरह से अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। राज्य सरकारों को सख्त निर्देश हैं कि वह अपने यहां रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान करें और उनका बायोमेट्रिक डाटाबेस तैयार करें, ताकि कोई भी भारत की सुरक्षा में सेंध न लगा सके। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसे अगर डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जब भी अंतरराष्ट्रीय विदेशी मंचों पर बोलते हैं, उनकी आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और उभरते हुए नए भारत की ताकत का गुरूर होता है। उन्होंने पर्दे के पीछे कूटनीतिक चैनलों के जरिए बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ही स्पष्ट, कड़े और बिना किसी राजनीतिक चाशनी में लपेटे हुए शब्दों में संदेश दे दिया है कि भारत की दोस्ती दुनिया में बेशकीमती है, लेकिन यह दोस्ती किसी भी कीमत पर एक तरफा नहीं हो सकती। अगर बांग्लादेश यह उम्मीद करता है कि भारत उसे आर्थिक पैकेज दे, उसे ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर मुहैया कराए, भारत के बंदरगाहों तक पहुंच दे या तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर बड़े भाई वाली नरमी दिखाते हुए बातचीत करे,
तो उसे इसके बदले में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत है भारत की सुरक्षा की गारंटी। बांग्लादेश को अपनी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों के लिए होने से हर हाल में रोकना ही होगा, चाहे वह कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हो जो सीमा पार से रेडिकलाइजेशन फैलाते हैं, या फिर हमारे पूर्वोत्तर भारत में अशांति और अलगाववाद फैलाने वाले उग्रवादी गुट। अगर उन्हें बांग्लादेश की धरती पर 1 इंच भी पनाह मिलेगी, अगर उन्हें वहां से फंडिंग या ट्रेनिंग मिलेगी, तो नया भारत खामोश होकर तमाशा नहीं देखेगा। इसके अलावा चीन जिस तरह से हमारे पड़ोस में, खासकर बांग्लादेश में, अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी के जरिए घुसपैठ करने की और भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसे लेकर भी भारत ने ढाका को एक साफ रेड लाइन दिखा दी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के सामरिक हितों और चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम बर्दाश्त के बाहर होगा। यह बिना हथियार उठाए लड़ी जा रही एक ऐसी कूटनीतिक जंग है जहां सामने वाले को यह अच्छी तरह से एहसास दिला दिया गया है कि इस पूरे दक्षिण एशियाई रीजन का बॉस आखिर है कौन। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके, हमारे पीठ पीछे छुरा घूम पकड़कर आप हमारे साथ व्यापार और मुनाफे की मेज पर बराबरी से नहीं बैठ सकते। नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र सर्वोपरि, यही वो इकलौता मंत्र है जिस पर आज की विदेश नीति और गृह नीति काम कर रही है। इस पूरी कहानी, इस पूरे कड़े और साहसिक एक्शन का लबोल लुलवाब यह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब एक बिल्कुल नए दौर, एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह दौर है बराबरी का, यह दौर है जवाबदेही का, और सबसे बड़ी बात यह दौर है भारत के आत्मसम्मान और संप्रभुता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इन फैसलों से यह साबित कर दिया है कि वह देश में बड़े कड़े और जोखिम भरे फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरते। चाहे वो फैसले कितने भी सख्त क्यों ना हो, चाहे उन पर देश के भीतर कितनी भी राजनीतिक बयानबाजी हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के नाम पर कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों ना चलाया जाए, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इस महान देश की सुरक्षा, इस देश की अखंडता, यहां की संस्कृति की रक्षा और इस देश के मूल नागरिकों के अधिकार ही सर्वोपरि हैं। आज के इस विशेष, विस्तृत और बेबाक विश्लेषण में मेरे साथ बस इतना ही। आप खुद एक जागरूक और देशभक्त नागरिक हैं। आपको क्या लगता है, मोदी और शाह की जोड़ी का यह प्रचंड कड़ा और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रुख क्या भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए सबसे जरूरी और अहम कदम है? क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों को भी दशकों पहले ही यही सख्ती अपनानी चाहिए थी ताकि आज देश को यह दिन ना देखने पड़ते? अपनी बेबाक राय, अपना गुस्सा और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज, आपकी राय ही इस लोकतांत्रिक देश की असली ताकत है। मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।